हाँ भाई, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कैसी पढ़ाई चल रही है। ये अपना सेकंड लेक्चर रहेगा जनरेशन के ऊपर। आज फिनिश कर देंगे इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या करवाना है। तो जब तक पिछला वाला रिवीजन करो, अपना नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ते रहो। करें शुरुआत। मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट जनरेशन। भाई प्रथम पीढ़ी के अंदर आपने देखा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स इतनी बड़ी बड़ी थी कि उनकी कॉस्ट भी आई थी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करती थी और वे पोर्टेबल भी नहीं थी। एक कमरे के मान मान वैक्यूम ट्यूब्स थी, मतलब हम कह सकते हैं वे बहुत ज़्यादा खर्चीले और बहुत बड़े कंप्यूटर्स थे। दैट फिर हमने सेकंड जनरेशन में किसका यूज़ किया। सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स को किसने बनाया था भैया। 1947 में। 1947 में डॉक्टर विलियम जे सोकले के द्वारा ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया था 1947 में। मैंने आपको बताया सेकंड जनरेशन के अंदर किसका यूज किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज फोर्ट्रॉन और कोबोल का यूज किया गया था, है ना। साथ ही साथ एल्गोल, फोर्ट्रॉन और कोबोल का यूज किया गया था सेकंड जनरेशन के अंदर। फोर्ट्रॉन को मैंने बताया आपको, फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या थी। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, दिख रहा ना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या बता भाई, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और कोबोल की मैंने बताया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसको 1950 में बनाया गया था। 1950 में किसके द्वारा बनाया गया था। सर जेम्स वार्नर बेकस। नोट डाउन कर लेना। 1950 में फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है इसको किसने बनाया था। सर जेम्स वार्नर बेकस ने बनाया था 1950 में। और कोबोल को किसने बनाया था भैया। कोबोल को 1969 में बनाया गया था डॉक्टर मुराई ग्रेसी होपर। ये नाम आपको पक्के याद करने पड़ेंगे, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभार पूछ लेता है कि भैया फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, इसका निर्माण किसने किया था, किसने बनाया था, कब बनाया था। तो सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ये थे आपके सेकंड जनरेशन। इसके बाद वी विल मूव टू दी थर्ड जनरेशन। चले आगे। अभी बात करेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन में सबसे पहली बात तो देखो भैया, हमने क्या किया, जो अपने ट्रांजिस्टर थे इनको रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ आईसीज। थर्ड जनरेशन में हमने किसका यूज किया, आईसीज का यूज किया। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या इन्हीं को आप बोलते हो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। चिप्स भी बोलते हैं और सर्किट भी बोलते हैं, याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। दैट थर्ड जनरेशन में हमने किसका यूज किया था। थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था। रिप्लेस कर दिया किनसे, ट्रांजिस्टर से। अभी आईसी देखो, एक सिलिकॉन की चिप होती है। आईसी क्या है, एक सिलिकॉन की चिप है। और इसी चिप के ऊपर आपके जितने भी ट्रांजिस्टर्स हो गए, आपके रजिस्टर हो गए, आपके कैपेसिटेंस हो गए, इंडक्टर हो गए, जितने भी आपके कंपोनेंट थे, है ना। ये जितने भी कंपोनेंट यूज किए जाते हैं डिवाइसेस में, वो सारे के सारे कंपोनेंट दिख रहा है क्या, ऊपर नहीं दिख रहा। अच्छा, ज़्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको देखो, मैं नीचे लिख दूंगा, इंटीग्रेटेड सर्किट दिखा नहीं ऊपर। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप बोल तो रहा हूँ ना, नोट डाउन कर लेना। सिलिकॉन की चिप थी भैया, जिसके ऊपर आपके ट्रांजिस्टर हो गए, रजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, जितने भी आपके इंडक्टर थे सभी के सभी सी के ऊपर लगाए जाते थे। इट मीन्स इट इज़ द कलेक्शन ऑफ दीज डिवाइसेज। यह कलेक्शन था इन डिवाइसेज का, एक सिलिकॉन की चिप। नाउ जैसे ही हमने थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया, तो हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो क्या हो गए, बिल्कुल स्मॉल साइज में हो गए। साइज उनका स्मॉल हो गया, लो कॉस्ट हो गई, ठीक है। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम एक तो साइज संभाल करना चाह रहे हैं, दूसरा क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इनकी कॉस्ट को लो करना चाहते हैं, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो ज़्यादा करते हैं उसको भी रिड्यूस करना चाहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें डाउन हो जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। अगर तुमसे इनकी डेट पूछे,
हालांकि पूछता नहीं, फिर भी लिखवा देता हूँ, बोलेंगे सर लिखवा नहीं। 1964 से लेकर 1975। थर्ड जनरेशन कब तक चली थी? 1974 से 1975, ये आपका टाइम पीरियड रहेगा। नाउ देखो, अगर मैं बात करता हूँ और इसके बारे में, तो डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया गया था? HDD का यूज किया। हार्ड डिस्क ड्राइव व FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD व FDD का डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया गया था। लैंग्वेज कौन सी थी भैया? लैंग्वेज यहाँ पर सी हमने यूज की थी। सबसे पहली तो देखो सी लैंग्वेज को यूज किया था। फिर इसके बाद हमने लैंग्वेज की यहाँ पर सी के बाद अपनी ये हो जाएगी ना पास्कल और बेसिक। ये तीन लैंग्वेज मेनली आती हैं इन द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में तीन जो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज है, इनका यूज किया गया था डाटा को, इसको प्रोग्राम को राइट करने के लिए। आप कह सकते हो प्रोग्राम को राइट करने के लिए, हाँ भाई, सी लैंग्वेज, पास्कल और बेसिक का यूज किया गया था। सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूँ, पास्कल लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो पास्कल लैंग्वेज और बेसिक लैंग्वेज, देखो तीन लैंग्वेज होगी। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक की। बेसिक सबसे पहले बनाई गई थी, ठीक है। बेसिक का निर्माण कब किया गया था ये भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, याद रख लेना। आई रिपीट अगेन, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या बोलेंगे? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये अपनी बेसिक की क्या है? वेरी गुड, शाबाश। बेसिक की क्या हो जाएगी? आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगी। नाउ बेसिक को देखो, बेसिक को 1964 में बनाया गया था। 1964 में बेसिक को बनाया गया था। इसी के साथ 1970 में पास्कल का निर्माण हुआ और 1972 में किसका निर्माण हुआ? सी लैंग्वेज का निर्माण हुआ था, ठीक है। सी लैंग्वेज का निर्माण कब हुआ था? 1972 के अंदर निर्माण हुआ था सी लैंग्वेज का। और अगर आपसे पूछे पास्कल, तो पास्कल लैंग्वेज का 1970 में हुआ था। और इसी के साथ साथ बेसिक का निर्माण हुआ था 1964 के अंदर, ठीक है। 1964 में बेसिक का निर्माण किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म बनेगी बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जॉन जी किमनी, निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जॉन जी किमनी के द्वारा, ठीक है। याद रख लेना नाम, जॉन जी किमनी। सर जॉन जी किमनी के द्वारा बेसिक का निर्माण किया गया था 1964 के अंदर निर्माण किया गया था भाई, ठीक है, 1964 में। अगर आपसे पूछे पास्कल का निर्माण किसने किया था? डेनिस रिची ने। पास्कल का निर्माण 1970 में डेनिस रिची नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने पास्कल का निर्माण किया था 1970 में। याद रख लेना, कभी अगर जिंदगी में तुमसे पूछा जाए कि भैया पास्कल का निर्माण किसने किया था, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? सर ब्लेज पास्कल मिलेगा। और आप भावनाओं में बहकर, फीलिंग्स लेके क्या करके आओगे? पास्कल करके आओगे, ठीक है। ब्लेज पास्कल करके आओगे नहीं, ब्लेज पास्कल ने नहीं किया था। किसने किया था भैया? पास्कल लैंग्वेज का निर्माण 1970 में डेनिस रिची ने किया था, ठीक है, याद रख लेना, डेनिस रिची ने किया था। अगर मैं बात करता हूँ सी लैंग्वेज की, सी लैंग्वेज का निर्माण किसने किया था? अच्छा, सी लैंग्वेज का निर्माण किया था डेनिस रिची ने। ये निकोलस वर्थ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निकोलस वर्थ, सॉरी फॉर दैट, निकोलस वर्थ, ठीक है। सी लैंग्वेज का क्या था? डेनिस रिची, हाँ भाई, किसने किया था? डेनिस रिची ने, ठीक है। आई रिपीट अगेन, मैंने कहा थर्ड जनरेशन के अंदर हमने किसका यूज किया? आईसी का यूज किया, इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया था। इनका स्मॉल साइज हो गया था, लो कॉस्ट हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी लो हो गई थी। दूसरी बात, जो भी आपके एक सिलिकॉन की चिप होती है, रजिस्टर हो गए, रेजिस्टेंस हो गए, है ना, ट्रांजिस्टर हो गए आपके, कैपेसिटर हो गए आपके, और इंडक्टर हो गए, सारे के सारे जो कंपोनेंट है वे इसी के ऊपर चिपकाए जाते थे। ये आपकी क्या है? आईसी है। नाउ डाटा को स्टोर करने के लिए एचडीडी और एफडीडी का यूज किया। किसका? एचडीडी और एफडीडी का यूज किया गया था। सी मैंने आपको बता दिया, सी लैंग्वेज यानी कि 1972 के अंदर, 1972 में डेनिस रिची ने बनाया। किसने बनाया था? डेनिस रिची ने। और डेनिस रिची ने इस लैंग्वेज का निर्माण किया था। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछ ले, पास्कल का निर्माण 1970 में किसके द्वारा किया गया था? निकोलस वर्थ के द्वारा किया गया था। फिर बेसिक मैंने आपको बता दिया, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1964 के अंदर जॉन जे कैमनी। किसने किया था? जॉन जे कैमनी। क्रम याद रखो, 64, फिर उसके बाद 70 और 72। ये तीन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है।
बट सी के कंटेक्स्ट में एक बात जरूर आती है, कई बार क्वेश्चन आता है सर सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है या एक लो लेवल लैंग्वेज है। फॉर उनके लिए एक चीज़ बता देता हूँ मैं, सी वैसे तो क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है भाई, सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज बट विद लो फीचर, बट विद लो लेवल लैंग्वेज फीचर, यानी कि इसके फीचर कैसे हैं, आपकी लो लेवल लैंग्वेज वाले फीचर हैं। हाई लेवल बट लैंग्वेज कैसी है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, समझे कि नहीं समझे। फीचर इसके कैसे हैं, लो लेवल वाले, बट लैंग्वेज इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, प्रश्न आपका जब आया था तब आंसर में उसमें ऑप्शन में भी यही था, सी इज ए, सी क्या है, सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज बट विद लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स। ठीक है, तो ये आपको आंसर करके आना होगा, नोट डाउन कर लेना। कभी अगर आ जाए वैसे डायरेक्ट अगर आ जाए ये ऑप्शन न दे तो आप क्या करके आओगे, हाई लेवल लैंग्वेज ही करके आओगे। ठीक है, ये आपका डाटा मैंने आपको बता दिया। इसके बाद और कुछ बताऊं, अच्छा जो आपकी एचडीडी है, एचडीडी है और एफडीडी है। एचडीडी का निर्माण कब किया गया था, 1956 के अंदर 1956 में, और एफडीडी का निर्माण किया गया था 1971 में। दोनों को किसने बनाया था, दोनों को आईबीएम ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो आपकी कंपनी है यूएसए बेस्ड, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, इसने बनाई थी दोनों आपकी जो ड्राइव हैं, दैट इज एचडीडी एंड एफडीडी 1971 और 1956 में। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की, एग्जाम्पल के लिए आईबीएम आपका ये हो जाएगा 360, IBM 360 एंड हनीवेल 6000। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल देना, एक बार पूछा गया था हनीवेल का। हनीवेल 6000 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। इसी के साथ साथ IBM 360 भी किसका एग्जांपल है भाई, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है। ये सारी की सारी बातें आपने याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, दूसरा अगर फिर भी आपसे अगर चीज़ और पूछ ले भाई, इनपुट डिवाइस के रूप में किसका यूज किया, इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस का यूज करने लगे भाई, कीबोर्ड और माउस का यूज किया जाने लगा। ठीक है, कीबोर्ड एंड माउस का यूज किया जाने लगा, आपको मैंने बताया था इनपुट डिवाइस का यूज किया जाने लगा। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में हमने बताया था कि इनपुट डिवाइसेस के लिए किसका यूज किया गया था, इनपुट डिवाइसेस के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया था। किसका, पंच कार्ड का। पंच कार्ड 1890 ईस्वी के अंदर हरमन होलीरथ ने बनाए थे, ये भी मैंने बात आपको बताई है। ठीक है, तो ये सारा डाटा आप नोट डाउन कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन के ऊपर गाइज। फोर्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूंगा ना, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको याद करनी होंगी। कर दो इसको साफ, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं भाई। इंक एक बार बेकार आएगी इस बार यार, जो इंक है ना हम लोग लेके आते कैमलिन की, इस बार ये पता नहीं कौन सी कंपनी की आ गई। तो देख रहे हो एक बार आप, जो जैसे नंबर बिंदु आ गए ना इसके ऊपर, डॉट 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 डॉट, ऐसे साफ नहीं हो रहा बोर्ड। चलो कोई नहीं, देखते हैं इस बार चेंज कर लेंगे इसको। तो नाउ दी फोर्थ जनरेशन में मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है, यूट्यूब के ऊपर भी बताया है गाइज। फोर्थ जनरेशन में हमने किसका यूज किया था, माइक्रो प्रोसेसर का। इंस्टेड आईसीज के स्थान पे हमने किसका यूज किया, माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर भी क्या है, एक सिलिकॉन की चिप है, हम कह सकते हैं सीपीयू का ही एक रूप है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था किसके अंदर, आपकी फोर्थ जनरेशन के अंदर, फोर्थ जनरेशन के अंदर। ठीक है, फोर्थ जनरेशन की अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो 1975 से लेकर प्रेजेंट तक, आज तक आपकी कौन सी पीढ़ी चल रही है, आज तक आपकी चौथी पीढ़ी चल रही है। अभी तुम कहोगे सर पांचवी पीढ़ी, बताऊंगा। पांचवी पीढ़ी इज इन प्रोसेस, वो भी प्रोसेस में है। ठीक, हालांकि उसके कंप्यूटर वगैरह आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल के लैपटॉप, बट फिर भी वो पीढ़ी कैसे है, आपकी प्रोसेस में है, उसको इंस्टॉल नहीं किया गया है। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था चौथी पीढ़ी के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर में कौन सी चिप यूज की गई थी, माइक्रो प्रोसेसर में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था, या मैं कहूँ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अभी ये इन चिप्स की हम बात करते हैं। देखो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यार, अगर मैं बात करूं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की, तो इसके अंदर सीधी बात है, पहली बात तो देखो एक चीज़ और समझा देता हूं मैं आपको, यहां पे लिखता हूं नीचे, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। एक होता है अपने पास स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एक होता मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद कौन सा आएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और देन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। समझ में आई बात। अभी एक पर्सन एक बार पूछा गया था, उसने स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप में आप लोग फीवर देन 10, क्या बोलोगे, फीवर देन 10, यानी कि 10 से कम ट्रांजिस्टर आप यूज करते हो किसके अंदर, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में। लेकिन बात को समझना, उन्होंने क्या किया, ऑप्शन में 10 ही दे रखा था, तो हम 10 को टिक करके आएंगे, समझ रहे हो, 10 को टिक करके आएंगे, बिकॉज ऑफ दैट 1 से लेकर 10 तक इसके अंदर हम ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। नाउ द मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसमें आप 10 से लेकर 100 तक, 10 से लेकर 100 तक ट्रांजिस्टर का यूज करते हो, ठीक है, इस चिप के ऊपर आप 10 से लेकर 100 ट्रांजिस्टर का यूज करते हो, दिख रहा ना नीचे तक, हाँ। नाउ दी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें आप करते हो 100 से लेकर 1000, 100 से लेकर 1000। ये डाटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर ये याद हो गया तो एक नंबर समझो पक्का हो गया अपना, ठीक है। नाउ दी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, भैया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में मोर देन 1000, 1000 से ज़्यादा। अब 1000 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कितने भी का मतलब मेरा मतलब है भाई, जो आपकी चौथी पीढ़ी थी ना, चौथी पीढ़ी में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। कितना, 3 लाख ट्रांजिस्टर का। जैसे आप बात करोगे जी सुपर कंप्यूटर के 5.5 मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं इन द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, बताऊंगा आगे। तो ये सारी बातें होगी आपकी ट्रांजिस्टर की 4th जनरेशन की माइक्रो प्रोसेस के बारे में। और पहला माइक्रो प्रोसेस किसके द्वारा बनाया गया था, इंटेल कंपनी के द्वारा। इंटेल का जो 4004 था वो बनाया गया था किसके द्वारा, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर @R वाला मैंने बताया था ना पीछे, तो वो हो जाएगा आपका पहला आपका माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए, मेमोरी को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ किया गया भाई, HDD का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, पहली बात, FDD का भी यूज़ करेंगे, है ना, CD का यूज़ किया जाने लगा, DVD का। इसके बाद तो और भी पेन ड्राइव हो गया आपकी, पेन ड्राइव जिसको आप बोलते हो USB का यूज़ किया जाने लगा, समझ रहे हो बात को। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा आप इनमें स्टोर कर सकते हो। इनकी सबकी लिमिट कितनी है, सबकी इनकी यूनिट कितनी है, वो भी मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए इनका यूज किया जाता था। फिर अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ का भी यूज़ किया जाने लगा। हालांकि विंडोज़ का यूज़ देखो 3rd जनरेशन में ही हो गया था, विंडोज़ बननी तो 3rd जनरेशन में शुरू हो गई थी, लेकिन यूज़ कब किया था विंडोज़ का आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर 4थी पीढ़ी के अंदर। 4th जनरेशन में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर विंडोज़ का यूज़ किया। जैसे विंडोज़ 6 हो गई, नॉट विंडोज़ 6, दैट इज़ विंडोज़ 7 हो गई, विंडोज़ आपकी 10 हो गई, 16 हो गई, है ना, विंडो विस्टा हो गई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर विंडोज़ का यूज़ किया जाने लगा। ये बात समझ में आई। स्टोर करने के लिए ये हो गया। नाउ द इनपुट डिवाइसेस के रूप में अभी बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, माउस है, कीबोर्ड है, पेन आपका लाइट पेन है ना, स्कैनर है, और आपका ये हो जाएगा क्या बोलते हैं ट्रैक बॉल है, बहुत सारे मैंने 16 के 16 आपको इनपुट डिवाइस लिखवाए हुए हैं। तो वे सारे के सारे यूज कहाँ पे होते हैं, आपकी 4थी पीढ़ी के अंदर यूज होते हैं, ठीक है, नहीं बात समझे। OMR है, OCR है, ये वगैरह जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेज हैं, नैन के डाटा को इनपुट करने के लिए इन डिवाइसेज का हम लोग यूज करने लग गए थे, किसके अंदर, 4थी पीढ़ी के अंदर। इसके बाद देखो 4थी पीढ़ी के अंदर थोड़ी और बात करेंगे हम लोग। स्टोरेज हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इनपुट डिवाइसेज हो गए, और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हो गया। इसके अंदर और क्या बचता है, इसके अंदर आपका देखो एक चीज़ और समझना बात को, इसके अंदर अगर एग्जांपल आपसे पूछे तो हमने एग्जांपल में हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर।
सुपर कंप्यूटर का निर्माण चौथी पीढ़ी में हो गया था भाई। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का निर्माण चौथी पीढ़ी तक हम लोग इसका यूज करने लग गए थे। बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपका CDS 6600 कब बनाया गया था? 1964 के अंदर बनाया गया था। लेकिन 1971 में पहला सुपर कंप्यूटर क्राई 1 बनाया गया था। सो दैट हम मान सकते हैं कि 1975 से प्रेजेंट तक पहला जो सुपर कंप्यूटर है क्राई 1 भी मानते हैं और CDS 6660 भी मानते हैं। आगे बताऊंगा, अभी इसी क्लास के अंदर, टेंशन मतलब लिखवाऊंगा सारे। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में हम कह सकते हैं, ठीक है। ये डाटा अभी आपका चौथी पीढ़ी के बारे में। चौथी पीढ़ी के बारे में ये सारा का सारा डाटा आपको याद करना होगा, इसके अलावा और कुछ भी याद करना नहीं है। और वो बाकी सारी बातें आपको पता ही है भाई, पोर्टेबल हैं, बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, ठीक है। कॉस्ट भी क्या है, कॉस्ट कम हो गई थी, समझ रहे बात को। और लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, वगैरह वगैरह, जो भी इनके फीचर्स हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, नहीं समझे क्या भाई? नॉर्मल सी बात है, उनको तो देखो करवाने का कोई फिर फायदा बनता नहीं है ना, बात में मैं क्लास को लंबा करता चलूँ, ठीक है। चले आगे। अब बात करेंगे हम लोग पांचवी पीढ़ी की। किसकी बात करेंगे? पांचवी पीढ़ी की। पांचवी पीढ़ी की अगर मैं बात करता हूँ गाइज, अच्छा इसमें लैंग्वेज नहीं बताई क्या मैंने? लैंग्वेज बताई है कि नहीं बताई? हाँ भाई, लैंग्वेज तो बतानी चाहिए थी ना। कौन सी नहीं बताई क्या मैंने? पता नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो अगर नहीं बताई है तो। मुझे लग रहा बता दी, बट मुझे लग भी रहा नहीं बताई। लैंग्वेज आपकी C++ यूज़ की गई थी। इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई थी? मोस्टली C++। इट मीन्स प्रोग्राम को राइट करने के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी? C++। और C++ को कब बनाया गया था? 1980 के अंदर। किसके द्वारा बनाया गया था? बाजार ने, नाम थोड़ा छोटा ही है, स्टोरस्टेप। क्या बोलेंगे? बाजार ने स्टोरस्टेप, बाजार ने स्टोरस्टेप, स्पेलिंग देख लेना, बाजार ने स्टोरस्टेप। इसके द्वारा कब बनाई गई थी? 1980 के अंदर आपकी C++ लैंग्वेज का निर्माण किया गया था और इसका यूज किया गया था चौथी पीढ़ी के अंदर आपके प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए। इतनी सारी बातें आपको याद करनी है। नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट, दैट इज 5th जनरेशन और द लास्ट जनरेशन। अभी अगर मैं बात करता हूँ 5th जनरेशन की गाइज, तो पांचवी पीढ़ी आपकी क्या है? प्रोसेसिंग में है। पांचवी पीढ़ी क्या आपकी? प्रोसेसिंग में है। लेकिन पांचवी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स जैसे कि लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल है। जो आपका लैपटॉप है वो किस पीढ़ी का है? पांचवी पीढ़ी का है कंप्यूटर, ठीक है। 5th जनरेशन की अगर मैं बात करूं, इट इज इन प्रोसेसिंग। बिकॉज ऑफ दैट हमने इसके अंदर क्या यूज किया है? हमने इसके अंदर AI का यूज करने वाले हैं। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कृत्रिम बुद्धि। इट मीन्स मशीनें जो आप बना रहे हो ना, रोबोट्स। रोबोट्स किसका एग्जांपल है? सारे के सारे रोबोट्स और आपका लैपटॉप पांचवी पीढ़ी का एग्जांपल है। हम क्या करने वाले हैं? रोबोट्स के अंदर गाइज हम लोग कृत्रिम बुद्धि देने वाले हैं। इट मीन्स देखो, रोबोट है जैसे मशीन है, कंप्यूटर है, वे अपने आप सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं, ना ही उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं और ना ही डिसीजन मेकिंग होती है। बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? डिसीजन खुद ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी हमारे अंदर विपत्ति आती है, मान के चलो, ठीक है, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? और कोई भी जैसे इंसिडेंट हो गया, ऐसा कोई ऐसी घटना हो गई, चाहे वो दूसरे के साथ ही क्यों ना हो। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कहीं भी सुनते हो भाई, अभी जैसे वो रोहतक वाला कांड हुआ है ना, वो जैसे भी है, कोई भी है, मैं उस मैटर के ऊपर नहीं जाऊंगा, बट परिवार के 4 मतलब मेंबर्स को एक साथ मतलब डेथ कर दी गई थी। तो उसका रीज़न क्या है, किसने किया है, वो सब तो पुलिस प्रोसेसिंग में है। बट एक प्रकार से जब सुनते हैं ना, बेचार माँ बाप भाई बहन, मतलब माँ बाप बहन और नानी जी उनकी डेथ हो गई, तो हम लोग एक तरफ से क्या हो जाते हैं? इमोशनल हो जाते हैं ना, नहीं होते भैया यार, माँ बाप कैसे, देखो बहुत ज़्यादा इमोशनल जुड़ जाती है हमारे, हालांकि वो हमसे बहुत दूर है। इसी प्रकार जैसे कोई भी लगा लो, हम लोग हमारे जैसे फौजी भाई हैं, जब सुनते हैं कि वीरगति को प्राप्त हो गए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जैसे ही उनकी तस्वीरें आती हैं, उनके परिवार के रोने की तस्वीरें आती हैं, इतना दुख होता है अंदर से, है ना, फीलिंग्स हम अपने आप ले जाते हैं। ऐसे ही कोई खुशी का मौका होता है, समझ रहे हो, कोई नाच रहा है, कोई मतलब समझ रहे हो आप लोग, इंस्टाग्राम पे देखते हो आजकल ये जो फनी वीडियोज़ आती हैं, तो आप अपने आप हंसने लगते हो। तो वो सब फीलिंग्स डालने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? AI का यूज़ करेंगे, ठीक है।
डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग यही होगा ना कि एक तरफ से हम लोग डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, ठीक है। आपको अब डिसीजन आपको लेना है, जैसे कोर्स परचेज करना नहीं करना, ये डिसीजन आपका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डिसीजन मेकिंग इनके अंदर नहीं होती है। इसी को डालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एआई का यूज़ करेंगे। फिर आप कहोगे जी लैपटॉप आपने बताया, लैपटॉप तो मार्केट में अवेलेबल है। लैपटॉप जो हाई लेवल के लैपटॉप हैं मैक वगैरह के, उनके अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है भाई। किसका, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। और वी कैन से दैट 5.5 मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, 5.5 मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है किसके अंदर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। ये तो आपकी होगी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। साथ ही साथ हम किसका यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाले इन 5th पीढ़ी के, 5वीं पीढ़ी के, 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपको याद करनी होंगी। इसी के साथ साथ देखो अभी कॉस्ट इनकी हाई है, कॉस्ट इनकी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। कॉस्ट बढ़ जाती है भाई यहाँ पर आकर, यहाँ पे आके आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट दे आर पोर्टेबल, ये क्या है, पोर्टेबल हैं, इनको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लैपटॉप कहीं पर भी घूम सकते हो। अच्छा यूज कहाँ पे किया जाता है, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है बताओगे ज़रा। चलो मैं यूज वहाँ पे बता दूंगा कहाँ पर, जब हम करने वाले हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। हालांकि देखो यूज का तो यही मतलब है यार, आपको पता होना चाहिए जो रोबोट्स आपके कहाँ पे यूज किए जाएंगे, आपके इंस्टेड ऑफ ह्यूमन्स, ह्यूमन बींग्स जो भी काम करता, जो भी फंक्शन परफॉर्म करता, उन सभी कामों को करने के लिए हम लोग 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी थी। इसके अलावा कुछ भी याद करना, कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे और चीज़ पूछे, लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी, देखो स्टोरेज के लिए भी आपको पता है क्या यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी, आप वर्तमान में जितने भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो सारे के सारे इसमें यूज किए जाते हैं, है ना। तीसरी बात लैंग्वेज, लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूँ, लैंग्वेज मोस्टली जावा का यूज किया जाता है। किसका, जावा का। जावा कब बनाई गई थी, 1992, 1992 के अंदर, 1995 में, नॉट 92, 1995 के अंदर, 1995 में जावा को बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था जावा को, जावा को बनाया गया था भैया आपके एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर जेम्स, डॉक्टर जेम्स, कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जेम्स, ठीक है। डॉक्टर जेम्स गोसलिन, पूरा नाम क्या है, डॉक्टर जेम्स गोसलिंग, पूरा नाम हो जाएगा डॉक्टर जेम्स गोसलिंग। और इनके द्वारा जावा को बनाया गया था 1995 के अंदर। 5वीं पीढ़ी में हम लोग किसका यूज करते हैं, जावा का यूज करते हैं। हालांकि स्केला का भी यूज करते हैं, रूबी और पर्ल का भी यूज करते हैं, बट मोस्टली जावा का यूज किया जाता है ना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ तक आपको जनरेशन के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड जो है वही मैं आपको करवाऊंगा, बाकी फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं करेंगे। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यहाँ से भी एक छोटा सा प्रश्न कई बार बन जाता है, और बना भी है भाई, पीछे भी बना है। मैंने जो MCQs करवाए थे उसमें भी एक प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चलो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। हिंदी में बोलेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन बोलो या वर्गीकरण बोलो, आपकी मर्जी है। फर्स्ट, पहला आधार क्या है, हमने इनको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट मेरे पास आधार है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, पर्पज मतलब उद्देश्य के आधार पर। फिर दूसरा आता है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। भाई कंप्यूटर्स का साइज क्या है और उनकी कैपेसिटी क्या है, उसके आधार पर बांटेंगे, उद्देश्य के आधार पर बांटेंगे। फिर तीसरा हमने इनको डिवाइड कर दिया, थर्ड हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेस किस प्रकार से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग। समझ गए बात। दीज आर द 3 बेसिस टू डिवाइडिंग द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को डिवाइड करने के लिए हमने 3 आधार बना दिए हैं। मैं बताता हूँ पर्पज के आधार पर, साइज एंड कैपेसिटी और प्रोसेसिंग के आधार पर।
प्रोसेस पर्पज के आधार पर आपके पास दो प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। एक तो होता है स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। दूसरा होता है आपके पास जनरल पर्पज कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर। ठीक है, सीमेंस कंप्यूटर, कुछ और मत समझ लेना। नाउ दी साइज के आधार पर, साइज के आधार पर सबसे पहले ऊपर में हम रखते हैं सुपर कंप्यूटर। इसके बाद आता मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद आता मिनी कंप्यूटर एंड द लास्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद देखो प्रोसेसिंग के आधार पर आप बांटते हो जी एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और आप बांटते हो हाइब्रिड कंप्यूटर। तीन बांटते हो। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। समझ गए बात? ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, पक्का पूछेगा आपसे कि हाइब्रिड कंप्यूटर किस आधार पर बांटा गया है, प्रोसेसिंग के आधार पर। एक एक की बात करेंगे। अब मैं बात करूँ अगर स्पेशल पर्पज की, भाई स्पेशल पर्पज का मतलब ये है कोई विशेष उद्देश्य। फॉर एग्जांपल के विशेष उद्देश्य कैसे, जैसे कि अगर आपने यूज करना है फॉर एग्जांपल के लिए मेडिकल साइंस, जो मेडिकल साइंस में कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं उनको इसी आधार पर बनाया जाता है ताकि वो मेडिकल लाइन की जितनी भी सुविधाएं आपको प्रदान कर सके। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी का स्कैन करने वाली स्कैनर, समझ रहे हो बात को, जो स्कैन करने वाला है स्कैनर, वो कंप्यूटर आपका क्या है, वो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है। बिकॉज ऑफ दैट उससे केवल इंसान की बॉडी को ही स्कैन किया जाता है। आजकल जो आपके एनिमल्स हैं, लाइक आपकी भैंस है, घोड़ा है, कुत्ता है, गधा है, भालू है, इन सब को भी स्कैन करने की वाली मशीन आ गई हैं, तो वह क्या स्पेशल पर्पज है। और आप बात कर सकते हो जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, फॉर द पर्पज ऑफ मेट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। मेट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मतलब भाई जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, बारिश कब होगी, बारिश नहीं होगी, तूफान आएगा, साइक्लोन वगैरह, इन सब की स्टडी करने के लिए जो कंप्यूटर बनाए गए वे भी स्पेशल पर्पज है। जो आपकी इसरो यूज करती है, आपकी नासा यूज करती है, आपकी DRDO, जितने भी आपकी साइंटिफिक लैब्स हैं जो भी यूज करती है वे सारे क्या स्पेशल पर्पज कंप्यूटर हैं। ठीक है, समझ में आई बात? हालांकि वे सुपर कंप्यूटर हो सकते हैं, इनको कोरिलेट मत करो, इनको सिर्फ दो कैटेगरी को आप कह सकते हो भी स्पेशल पर्पज, मतलब ये है कि पर्पज क्या है, वो पर्पज वाले कंप्यूटर ये भी हो सकते हैं, वह कंप्यूटर ये भी हो सकते हैं। ठीक है, अब स्पेशल पर्पज के लिए आप मिनी कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हो, आप माइक्रो कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हो, है ना। अब जैसे आप लैपटॉप लेके आ गए, अब पता नहीं आपका कौन सा स्पेशल पर्पज है जिसके लिए आप यूज करोगे, नहीं समझे बात को, तो वो आपका स्पेशल पर्पज हो जाएगा। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। एक होता है जनरल पर्पज। अभी जनरल पर्पज में क्या है भाई, जैसे कि ऑफिस के अंदर यूज किया जाने वाला है ना, ऑफिस में इनमें से भी कोई यूज किया जा सकता है, वो भी यूज किया जा सकता है, ऑफिस में यूज किया जाता है, किसी भी कॉलेज के अंदर यूज किया जाने वाला, स्कूल्स के अंदर यूज किया जाने वाला, मैंने आपको बता दिया औद्योगिक क्षेत्र में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, नहीं समझे बात को, बस यही है, इतना ही। आपसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, आज तक प्रश्न भी नहीं आया है, बट बताने को तो बहुत कुछ है लेकिन अपने काम का नहीं है। नाउ दी सुपर कंप्यूटर, अगर मैं बात करता हूँ गाइस सुपर कंप्यूटर की, यहाँ वाला मैं डाटा रफ कर दूंगा, इसका आप एक बार नोट डाउन कर लो इसी प्रकार से, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। ठीक है भाई, अब बात करेंगे सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर देखो कौन से कंप्यूटर होते हैं। पहली बात तो ये कंप्यूटर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। आगे ना भाई बात, ये कैसे हैं, सुपर कंप्यूटर आर दी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, नॉट फॉर द जनरल पर्पज। विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए कंप्यूटर कौन से हैं, सुपर कंप्यूटर हैं। दूसरी बात, सुपर कंप्यूटर का साइज कैसा होता है भैया, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। साइज कैसा होता है, बिग होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, हाई कॉस्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बट इनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस
पर सेकंड, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, नहीं बात समझी? बिलियंस से मेरा मतलब है 100 बिलियंस, 100 बिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड सोल्व कर पाते हैं। इसका मतलब ये इसकी क्या होगी, स्पीड होगी। अगर तुमसे कभी स्पीड पूछे, मोस्टली आपसे स्पीड ही पूछता है। स्पीड सुपर कंप्यूटर की किस में मापते हैं हम? फ्लॉप्स में मापते हैं। FLOPS, फ्लॉप्स किस में मापते हैं? फ्लॉप्स के अंदर। बिकॉज ऑफ दैट फ्लॉप की स्पेलिंग क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये इसकी क्या है? स्पीड है। फ्लॉप्स के अंदर हम लोग किसको मेजर करते हैं? सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट अगर मैं बात करता हूं फ्लॉप्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 1 मिलियन, हंड्रेड मिलियन आपको हो गए किसके बराबर होता है? 100 मिलियन बराबर इक्वल टू 1 बिलियन, और 100 बिलियंस मतलब जो 100 बिलियंस की इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को एक सेकंड में सोल्व कर पाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अब बात में समझ में आई? जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम की स्पीड क्या होती है? मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती है, बताऊंगा आगे। और हमने कहा भी अगर आप 100 मिलियंस की इंस्ट्रक्शन एक साथ कर पाते हो सोल्व, तो उसको आपने बोल दिया 1 बिलियन। और फॉर एग्जांपल के लिए 100 बिलियन इक्वल टू 1 फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड। इसका मतलब 100 बिलियंस इंस्ट्रक्शन ये क्या कर सकते हैं? एक साथ सोल्व कर पाते हैं। कभी भविष्य में फ्लोटिंग पॉइंट न दे के अगर आपसे दे दे 100 बिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने सारी बातें बता दी, कंफ्यूज नहीं होना है। चले आगे। अभी देखो ये क्या थे? आपके मल्टी प्रोसेसर हैं और मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग। जो सुपर कंप्यूटर है वे कैसे हैं? मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर मतलब एक से ज़्यादा अधिक यूजर क्या करते हैं? थाउजेंड्स ऑफ यूजर एक साथ इसके ऊपर काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर। मल्टीटास्किंग भाई एक बार में एक से अधिक टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर नहाते हो तो एक बार में नहाते ही हो। ठीक है, अगर आप खाना खाते हो तो एक बार में खाना ही खाते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो बात अलग है कि आप खाना खाते वक्त टीवी भी देख रहे हो, बातें भी कर रहे हो, है ना, और भी कुछ काम कर रहे हो, तो वो अब क्या होगा? मल्टीटास्किंग हो गया। नहीं समझे बात को? तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यही मैंने बताया, मल्टीटास्किंग थे, मल्टी यूजर थे और मल्टी प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम भी इनमें क्या थे? मल्टी प्रोग्राम्स थे। मल्टी का मतलब अधिक होता है, बस इतनी बात समझनी है। नौ अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भैया विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था CDC 6600 CDC। ठीक है, CDC क्या था? 6600 विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कब बनाया गया था? 1964 के अंदर, 1964 में इसका निर्माण किया गया था। लेकिन इसको हमने किसकी तरह कंसीडर किया? मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह। ठीक है, ये वैसे वास्तव में क्या था? एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था, बट इसी को क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ ले भाई फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, दूसरी बात क्वेश्चन वही है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, अगर ये ऑप्शन में न आए तो क्या करके आओगे? CRAY-1, CRAY-1। ठीक है, CRAY-1, CRAY-1, CRAY-1 इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जिसको 1971 में बनाया गया था। कब बनाया? 1971 में। मैंने बता दिया है, अगर ये ऑप्शन में है तो इसको ही करके आओगे, अगर ये नहीं है तो सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या होना चाहिए? CRAY-1 1971 होना चाहिए, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। अगर आपसे पूछे जी भारत का, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, 8000 परम 8000 था, CDEC पुणे के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो परम 8000 आपका क्या था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। दूसरी बात, कुछ और सुपर कंप्यूटर मैं लिखवा देता हूँ। वर्तमान में अगर तुम देखोगे तो वर्तमान में कौन सा कंप्यूटर चल रहा है हमारे पास सुपर कंप्यूटर? तो आपका हो जाएगा ये परम सिंधी। कौन सा है? परम सिंधी भी है। ठीक है, और एक आपका है जैसे कि ये
परम 10,000, परम 10,000। प्रत्यूष है, प्रत्यूष, प्रत्यूष भी सुपर कंप्यूटर का नाम है, इंडिया का है, इंडिया के लिखवा रहा हूँ मैं सारे, ठीक है। प्रत्यूष होगा। शास्त्रा, शास्त्रा टी, ये भी क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। नाउ दिस प्रत्यूष, शास्त्रा, मिहिर, ये अगर आप देख रहे हो नाम, ये सारे के सारे किसके पर्याय हैं, ये सारे के सारे नाम आपके शिव भगवान के पर्यायवाची पर्याय हैं, ठीक है। उन्हीं के, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट वो क्या है, बिल्कुल सुपर पावर हैं, इसीलिए उनके नाम पे रखे हैं। प्रत्यूष, शास्त्रा, मिहिर, और परम हो गया, परम सिंधी, परम, परम दैट इज 10,000, परम सीरीज है बहुत सारी अपने पास, ठीक है। और भी एक दो अपने पास, जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ शिवाय, शिवाय हो गया, शिवाय भी किसका है, सुपर कंप्यूटर है अपना शिवाय, शिवाय भी क्या है, सुपर कंप्यूटर है। एक है HP 8000, ये भी क्या है, सुपर कंप्यूटर है। वैसे और भी बहुत सारे हैं, तो ये अपने इंडिया के हैं सुपर कंप्यूटर, वैसे और भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको बता दिया। नाउ दी, अगर आपसे पूछे जो पेनिनसुला है आपका, अरेबियन पेनिनसुला, अरबी देशों का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सिमोर्ग। अरब देशों का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है सिमोर्ग। सिमोर्ग किसका है भैया, ईरान का। ईरान का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है सिमोर्ग, जो कि आप कह सकते हो जो अरेबियन पेनिनसुला है आपका, अरब प्रायद्वीप, उसका पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे वर्तमान में, आज प्रेजेंट डे की अगर मैं बात करूं, सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर, सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर आपका हो जाएगा फुगाकू। फुगाकू स्पेलिंग वगैरह देख लेना, बाकी ऐसा ही है, फुगाकू हिंदी में लिख सकते हो फुगाकू। ये कहाँ का है, जापान का। विश्व का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर इज फुगाकू, जापान का है। ईरान का मैंने बता दिया सिमोर्ग है। इंडिया का अपना परम वगैरह, परम वाली सीरीज सारी हो जाएंगी, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारे बता दिए हैं। तो ये था आपका भैया सुपर कंप्यूटर। स्पीड मैंने बता दी, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाउ द मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की देखो, ये नीचे आएंगे ना, तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। ये नीचे वाला डंडा आपका क्या दिखाता है, स्पीड, स्पीड नीचे डालिए। इसी के बाद कॉस्ट भी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ये भी डाउन हो रही है। पोर्टेबिलिटी ये बढ़ रही है। पोर्टेबिलिटी क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, पोर्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूँ, देखो हालांकि काम तो सुपर कंप्यूटर की तरह ही करते हैं। अच्छा, सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ पे किया जाएगा, इनका यूज जैसे कि नासा करेगी, इसरो करेगी, DRDO, जितने भी साइंटिफिक पर्पज हैं, साइंटिफिक पर्पज के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। हम लोग आप लोग यूज नहीं करते हो, बिकॉज ऑफ दैट ये क्या है, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया है। जैसे और कुछ बताऊं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, सैटेलाइट हो गया आपका, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है, सैटेलाइट में यूज किया जाता है। जो आपका रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस में इसका यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की देखो स्पीड क्या हो जाएगी, सुपर कंप्यूटर से कम हो जाएगी। इनकी स्पीड मापी जाती है मिलियंस पर सेकंड में, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि MIPS। किस में मापते हैं, MIPS में मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है। ये इनसे थोड़े साइज में छोटे हैं, थोड़े कॉस्टली भी हैं, इनसे कॉस्ट भी कम है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंजम्पशन कम करते हैं, बट ये पोर्टेबल ये भी नहीं होते, इनको भी पोर्टेबल नहीं कह सकते, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकता। और मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके काफ़ी यूज किए जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज यूज करती हैं, वाणिज्य में इनका यूज किया जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज। जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है तब इनका यूज किया जाता है। आपकी रेलवे यूज करती है, रेलवे यूज करती है, ठीक है। आपका डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस, इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस है वो इसको यूज करता है। बैंकिंग में इसका यूज किया जाता है, किसमें, बैंकिंग में। तो यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है, इतनी सी बात याद रखनी है। नाउ दी मिनी कंप्यूटर। अगर मैं बात करता हूँ मिनी कंप्यूटर की, देखो मिनी कंप्यूटर क्या हो गए, जो आप लोग घर पे यूज करते हो, ऑफिस में यूज करते हो, कॉलेज में यूज करते हो, स्कूल में यूज करते हो, जो डेस्कटॉप टाइप कंप्यूटर होते हैं ना, वे कौन से मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है किलो इंस्ट्रक्शंस
इंस कैसे लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, फिर लिख दूंगा मैं इसको एक बार, क्या लिखेंगे, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी कि KIPS। डायरेक्ट पूछेगा तुमसे, ये प्रश्न तो नोट डाउन कर ही लेना, स्पीड वाला। तो मिनी कंप्यूटर्स की जो स्पीड है किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापी जाती है। इनकी स्पीड इन दोनों से बहुत कम होती है। ये कॉस्टली भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करते हैं, बहुत कम कंज्यूम करते हैं। ये क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सकता है। ठीक है, और पोर्टेबल नहीं भी हो सकते हैं। अगर आपने नेटवर्क्स को जोड़ के रखा है नहीं समझे, अगर मिनी कंप्यूटर्स का यूज करके आपने एक नेटवर्क बना के रखा है बिल्डिंग में, तो उसको कैसे पोर्ट करोगे, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाओगे, नहीं ना, ऐसा ही है। तो मिनी कंप्यूटर्स आपके पोर्टेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, अगर आपके पास एक ही कंप्यूटर है, एक ही डेस्कटॉप है, फिर तो आप कहीं भी लेके जा सकते हो उसको। और किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में इसकी स्पीड मापी जाती है। नोट डाउन करो भाई, कर लिया नोट डाउन। अभी मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल लिख लो एक, तो जैसे कि आपका हैनीवेल बुल है, हैनीवेल बुल CDC 1700, हैनीवेल बुल CDC 1700, एक हो जाएगा आपका वैक्स। ठीक है, वैक्स होगा, और एक आपका होता है HP 300। ये कुछ एग्जांपल है किसके, मिनी कंप्यूटर्स के आपके। ये किसके एग्जांपल है, मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। याद रख लेना भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो यहां तक की कहानी याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिनी के बाद माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता माइक्रो कंप्यूटर। अभी माइक्रो कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं, तो माइक्रो कंप्यूटर कहां पे यूज किए जाते हैं आपके, कैसे होते हैं। देखो, माइक्रो कंप्यूटर की सबसे स्लो क्या होती है, स्पीड होती है। सबसे पहली बात तो इन द कंपैरिजन ऑफ सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स आर वेरी 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 लो कॉस्टली, लो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, वेरी वेरी पोर्टेबल, एंड वी कैन से दैट स्पीड इज वेरी स्लो। स्पीड क्या होती है इनकी, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, पहली बात तो। दूसरी बात, मिनी माइक्रो कंप्यूटर में एग्जांपल कौन से आएंगे आपके, जैसे आईपॉड है, आईपैड है, लैपटॉप है। ठीक है, आईपैड, आईपॉड, लैपटॉप, ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। ठीक है, नोटपैड, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका IBM का PC पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का पर्सनल कंप्यूटर, ये भी किसका एग्जांपल है आपका, ये भी भैया माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। अभी माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है भैया, IMPS में। अभी आप बताओगे सर IMPS में तो मेन फ्रेम की मापी जाती है, नहीं, उसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। लेकिन यहां पर आपकी फुल फॉर्म बनने वाली है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है भाई, ये हो जाएगी आपकी स्पीड, हो जाएगी किसकी, मिनी माइक्रो कंप्यूटर्स की। अभी माइक्रो कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, वैसे तो देखो नेटवर्किंग के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात है, ये भी वैसे देखा जाए तो कैसे होते हैं, मल्टी प्रोसेसर हो सकते हैं, और मल्टीटास्किंग भी हम इनसे कर सकते हैं। मल्टी यूजर सिस्टम, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसर भी हो सकते हैं। ठीक, होते ही हैं, हो सकते हैं, क्या होते ही हैं, बट एग्जांपल आपने याद रखने हैं और स्पीड याद रखनी है। ये था आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, नाउ दी एनालॉग कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग, और डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो भी, अगर एनालॉग की बात करता हूं ना मैं, एनालॉग वे कंप्यूटर हैं जो क्या करते हैं, जो डाटा आपका वेरी करता है, जिस डाटा में वेरिएशन होता है, आपका जो डाटा चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली जो डाटा चेंज होता रहता है, वेरी करेगा, नहीं समझे बात को, घटेगा बढ़ेगा, उस डाटा को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर का। इट मीन्स जो डाटा आपका कंटिन्यूसली वेरी करता है, वेरिएबल डाटा को, आप कहोगे जी वेरिएबल डाटा को
मेजर करने के लिए या वेरिएबल डाटा का जो भी है आपको प्रोसेसिंग करवाने के लिए किसका यूज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का। जैसे कि मैं बात करूं, आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर किससे किया जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर से। बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर क्या करेगा, वेरी करता है ना, कभी घटता है कभी बढ़ता है। इसी प्रकार आपकी स्पीड हो गई, क्या होगी, स्पीड हो गई। और आपका हम कह सकते हैं प्रेशर है ना, प्रेशर है, वोल्टेज है, वोल्टेज है, करंट है, ये सारी की सारी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, हाँ जी, किसका यूज करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर को किस में मापते हैं बताओ जरा, थर्मोमीटर में, थर्मामीटर हो गया आपका। स्पीड को स्पीडोमीटर, आया था ये प्रश्न एक बार। ठीक है, वोल्टेज वोल्टमीटर। ठीक है, आपका करंट किस में मापते हैं, करंट आपका मापा जाता है एमीटर में, एमीटर में। ठीक है, ये बहुत सारे के सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, थर्मोमीटर, ये मीटर, वो मीटर, तुम मीटर, जितने भी मीटर हैं सारे किसके एग्जांपल हैं, एनालॉग के। ठीक है, दूसरी बात समझने के लिए, जैसे इनमें क्या होती है, नंबरिंग होती है, ये डाटा को एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते। एक्यूरेसी क्या होती है इनकी, एक्यूरेसी लो होती है। एक नीडल होती है, सुई होती है, देखा होगा आपने, सुई की हेल्प से, नीडल की हेल्प से क्या करते हैं, डाटा को मेजर करते हैं। दूसरी बात, डाटा को एक्यूरेसी प्रदान नहीं करते हैं, मेजर करते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये कैसे मेजर करते हैं, अप्रोक्सीमेटली मेजर करते हैं डाटा को। समझ में आई बात। नाउ अगर मैं बात करता हूं इन द कंपैरिजन ऑफ एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर, बे जो आपके डिजिटल कंप्यूटर है ना गाइज, ये देखो ये कैसे मेजर करते हैं, ये आपके डिजिटल कंप्यूटर नंबर्स में मेजर करते हैं, संख्या के अंदर, नंबर्स में, सिंबल्स में, स्पेशल सिंबल, स्पेशल कोड्स, स्पेशल सिंबल, स्पेशल आप कह सकते हो जी फॉन्ट, स्पेशल फॉन्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, ये डाटा को कैसे कब प्रदान करते हैं आपको, बिल्कुल एक्यूरेट। एक्यूरेसी क्या होती है इनकी, 100% होती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपने कोई चीज़ मेजर करनी है, आपने पाई का मान मेजर करना है, वो आपको बता देगा 3.1401 समथिंग, जितना भी मान होगा वो सारा का सारा नंबर्स में बताएगा विद इन डेसिमल। डेसिमल के साथ बिल्कुल एक्यूरेट डाटा आपको देने वाले हैं कौन, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल में यही फर्क है। तो जहाँ पर भी आपको लगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका कैलकुलेटर और डिजिटल वॉच, आजकल आ रही है ना डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच, हाँ भाई डिजिटल घड़ियाँ आती हैं आप आजकल, दीवार वाली भी आती है, कलाई वाली भी आती है, और आप इसमें ले सकते हो वॉच, वॉच का एग्जांपल ले सकते हो, रिस्ट वॉच है ना, आपकी दीवार वाली वॉच है। तो वे सारे किसका एग्जांपल हैं, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। ये था आपका डिजिटल और एनालॉग। इनकी एक्यूरेसी 100%, इनकी एक्यूरेसी लो होती है। बस इतनी बात और कुछ भी नहीं है। फिर बात करेंगे अब हाइब्रिड की। तो हाइब्रिड में हमने क्या किया, एनालॉग को जोड़ दिया डिजिटल के साथ। एनालॉग प्लस डिजिटल के मिक्सर को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इन दोनों का मिक्सर कर दिया और इन दोनों का यूज करके ही हम लोग क्या करते हैं, हाँ भाई हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाते हैं। किसको, एनालॉग और डिजिटल को। इनका यूज भी स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है। एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है। ठीक है, और दूसरा, हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए आप दो चीज़ों का यूज करते हो। एक तो होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और एक होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्या यूज होता है भैया, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कंप्यूटर। जैसे देखो क्या कैसे लिखेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कन्वर्टर एक डिवाइस होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, ये दो डिवाइस यूज किए जाते हैं एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो जो एनालॉग सिग्नल है
उनको आप किस में चेंज कर दोगे, डिजिटल में, और डिजिटल को किस में चेंज कर दोगे, एनालॉग में। तब उनका मिक्सर जो आता है ना, जो आपको फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, वो क्या होगा भैया, 101% हम कह सकते हैं एक्यूरेट होगा। नहीं समझे बात को? इससे आप डाटा एनालॉग में भी ले सकते हो, ठीक है, और डाटा आप डिजिटली भी गेन कर सकते हो। ये कंप्यूटर आपके कहाँ पे यूज किए जाते हैं? फॉर एग्जांपल के लिए आपका वेंटिलेटर। वेंटिलेटर किसका एग्जांपल है? वेंटिलेटर देखा होगा आपने। अभी वेंटिलेटर की तो यूज इतनी डिमांड बढ़ गई थी, आपको पता ही होगा कोरोना टाइम के अंदर। वेंटिलेटर का जो हम कह सकते हैं मेथड या मैकेनिज्म कैसा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का होता है। एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर इसमें मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। ये था आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। एग्जांपल मैंने बता दिया वेंटिलेटर। मेडिकल लाइन में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है भैया, कहाँ पर? मेडिकल लाइन में सबसे ज़्यादा यूज अगर आपसे पूछे हाइब्रिड कंप्यूटर का कहाँ पे किया जाता है, तो मेडिकल लाइन में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। सो दैट गाइज, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। बाकी समझने वाली कुछ खास बातें थी नहीं, डाटा था फैक्चुअल डाटा था, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जय हिंद प्यारे दोस्तों।